ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। दिलीप देवरे सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वतोभद्र चक्र के क्लास का अपने प्रारंभ करें। नमस्ते सर। नमस्ते, जय नमस्ते। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है दिलीप कमलाकर देवारे। मैं बॉम्बे से ही रहने वाला हूँ। मेरा नेटिव प्लेस ही बॉम्बे है। तो हम जन्म से लगभग 1680 में बम्बई आए थे। तब से बम्बई ही रह रहे हैं, 1680 से। तो मेरा जो एजुकेशन है वो 1972 में, मैं जब 21 साल का था तभी एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन किया था और काफ़ी लोगों के पास सीखा हूँ। प्रभु जी की से कृपा है। तो उसमें से काफ़ी मेरे गुरु है, गुजरात में भी है। और स्पेशली सर्वतोभद्र चक्र जो है, मैंने शाह साहब से सीखा था, अरविंद भाई शाह। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया। और उस समय का ये था 1989। तो 89 से मैं सर्वतोभद्र चक्र सिखाता हूँ और उसका रीडिंग भी देता था। अभी रीडिंग मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया है। तो एक भगवान की कृपा है कि जहाँ पर मैं आपसे जुड़ा हूँ और आपने मुझे यहाँ पर सब लोगों के साथ में जुड़वा के दे दिया है, तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। तो आज से हम सर्वतोभद्र चक्र का प्राथमिक जो अभ्यासक्रम है उसकी शुरुआत करते हैं। जी। स्पेशली सर्वतोभद्र चक्र जो है उसकी शुरुआत तो काफ़ी हज़ारों सालों से है। क्योंकि मथुरा में मैं एक दिन गया था, मथुरा मतलब वृंदावन में। तो उधर वहाँ पर मुझे एक किताब मिली थी, सर्वतोभद्र चक्र। उसकी कीमत थी एक आना, 1 आना। तो ओह। वो 1906 की किताब थी। तो मेरे को रुचि हुई और तब से सर्वतोभद्र चक्र का जो अभ्यास है वो ज़्यादा अच्छी लगन से मैंने करना शुरू कर दिया। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि जयेश भाई ने मुझे यहाँ पर संधि दी है और उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका, और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। ये मेरा कर्तव्य रहेगा कि जहाँ तक आपको सीखना है वहाँ तक मैं सिखाऊंगा, उसमें कोई कमी नहीं करूँगा। क्योंकि भगवान शिव जी का शास्त्र है और वो शास्त्र का मान सम्मान करके दिल में वो भावना रख के मैं सिखाऊंगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और ऐसे ही आगे जो भी संजय साहब ने जो ये किया, जयेश भाई ने, वो काफ़ी कोर्सेज अच्छी तरह से उन्होंने प्लान किया है। तो उनको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और वो हमारे कार्य को शुरुआत करते हैं। तो मैंने एक कुंडली भेजी है अभी। तो वो कुंडली 1975 की कुंडली है। तो वहाँ से सर्वतोभद्र चक्र का अगर आपको इंट्रोडक्शन करना है तो जैसे जयेश भाई कहेंगे तो उस आधार पर हम सिखाना शुरू कर देंगे। एक उसमें मिनट, एक समय मिनट। कितना लगेगा वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह से सीखना आना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य रहेगा। एक मिनट सर। सर, आपने कुंडली किसको भेजी है? मैंने ग्रुप में डाला है, अच्छा, अपने उसको ग्रुप बदले इधर लगा लीजिए ना सर। स्क्रीन शेयरिंग मैंने आपको को होस्ट बना दिया है ना। में। नहीं, अभी आपके ग्रुप में डाला है तो आपको मिल जाएगी वो शायद। हाँ, चलो मैं करता हूँ। सर, एक किसी का मैसेज है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अरुण पीओ करके नाम दिख रहा है उनका। अरे वो उन्होंने 2 बार मैसेज डाला है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। पूर्णा मतलब अग्रवाल है। अभी मैंने उनको इसलिए फिर से लिंक दिया कि फिर से ट्राई कीजिए। ओके सर, ओके। अभी अब वो ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रही है, उनका क्या मतलब है यार, हम्म। क्या बताऊं मैं, वो कैसे गूगल में नहीं कैसे? जाते होंगे शायद। गूगल रजिस्टर नहीं होगा ना। जी। गूगल रजिस्टर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, गूगल इसमें गूगल का कुछ नहीं है सर। अभी जूम में तो उनके जूम का अकाउंट में साइन इन का भी कंपलसरी मैंने नहीं रखा है सर। तो मैं इससे मतलब सारे रिस्ट्रिक्शन हटाया एकदम। मतलब पहली मीटिंग है, मैंने सोचा किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो एक मिनट सर, मैं ये शेयर कर लेता हूँ। आ गई सर कुंडली स्क्रीन पर? सर, अभी हाँ, अभी किसी ने पेमेंट किया है, वो भी शायद ज्वाइन होना चाह रहे हैं। अरे उनको मैंने मैडम ग्रुप नहीं, के। और कोई है?
और कोई? अरे मुझे मैसेज किस में आया आपको? ये अपना जो ग्रुप है जो पेड वाला, उसी में। पेड में आया, पेड में तो अरे वो अंजू मैडम ने अपने बेटे के लिए ये डाला कि उन्होंने पेमेंट किया है, तो मैंने उनके बेटे ओके। को ग्रुप जूम की लिंक दे दी। अभी मैं ग्रुप में ऐड करूँ फिर दूं, उससे अच्छा मैंने उनको मयंक जी को ओके लिंक ओके। दे दिया अभी। और क्या करूंगा मैं? राइट सर। ग्रुप का कोर्स का टाइम है 7:30 बजे, भाई साहब आ रहे हैं 7:40 को, और फिर बोलते हैं मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूं उसमें? मतलब बिफोर टाइम ज्वाइन होना चाहिए ना। राइट सर। हम्म। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख लेंगे, है हम्म। ना? अगली बार से आ जाएंगे टाइम से, पहले आ जाएंगे। सर हाँ प्लीज आप अभी अपना हाँ, एजुकेशन। जयेश भाई, हाँ जी। अभी जो लोग ग्रुप में हैं उनको सारों को कुंडली शायद मिल गई होगी, क्योंकि उनके मोबाइल पे भेजा हुआ है, तो सर लगभग मैंने उनको यहाँ स्क्रीन पर रख दी ना। हाँ हाँ, तो स्क्रीन पे भी रखा है। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि तो अभी इसमें आपको ये डी है वन कि डी वन को मतलब हाईलाइट करना है ना, आपको D1 को भी बताना है ना। नहीं, अभी कोई बात नहीं। जैसे कि हम लोग अभी शुरू करते हैं भगवान की कृपा से, भगवान हम्म। शिव जी की कृपा से, शिव शास्त्र है। तो हम्म। आज का पहला दिन है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है। तो जो भी है हम आगे जाके काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे, और आपको जब तक समझ नहीं आएगा और अच्छी तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकें, ऐसी मेरी भावना रहेगी। उसमें कोई ये नहीं है। तो जयेश भाई ने जो काम दिया है तो उसको पूर्ण करना है, तो भगवान का सर जैसे आदेश रहेगा उस तरह से। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, पहले तो लग्न कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लग्न कुंडली में मकर लग्न आपको दिखाई देगा। तो मकर लग्न का जो है नौमांश जो आया हुआ है वो मिथुन है। तो मकर लग्न का नौमांश मिथुन है। मकर राशि कहाँ पर है वो उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो मकर राशि जो है वो वायव्य दिशा में है, पश्चिम वायव्य जिसको हम बोलते हैं। इसमें दिशा जो है पश्चिम वायव्य दिशा में है। वो कर्सर घुमाएंगे वहाँ पर तो पता चलेगा। वहाँ पर पश्चिम वायव्य दिशा में के अंदर ये श्रवण नक्षत्र में लग्न बिंदु है। ऐसा कहा जाता है कि लग्न बिंदु कहाँ पर है। तो लग्न बिंदु पश्चिम दिशा के अंदर, पश्चिम वायु में लग्न 9 डिग्री, 9 राशि और 18 डिग्री का लग्न है। 9 राशि और 18, तो 9 पूरा राशि भोग के मकर राशि में लग्न आरंभ हुआ है। तो उस आरंभ में वहाँ पर लग्न का हमने नौमांश कुंडली बनाया D9। तो D9 में मिथुन लग्न आ गया है, और लग्न जो है मिथुन है, तो उसका जो सूक्ष्मांश हमको बहुत ज़रूरी है। तो वो जो सूक्ष्मांश है बहुत बढ़िया आया है उसके अंदर, उसका नाम है विचक्षणांश। तो विचक्षणांश जो नाम है, तो विचक्षणांश मतलब एक व्यक्ति जो ये लग्न में, लग्न बिंदु में जन्म लेता है, वो बहुत ही विद्वान रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, और उसकी सोच बहुत ही अच्छी रहेगी। तो मिथुन लग्न का नौमांश में वो व्यापारी वृत्ति का रहेगा, व्यापार से संबंधित रहेगा। ऐसा प्रिडिक्शन हमको देना चाहिए। तो ये हमारी लग्न की बात हो गई। तो उसका कन्वर्जन हम D9 में करते हैं। तो D9 में जो कन्वर्जन होता है, तो उसमें एक राशि के 9 भाग होते हैं, और उसमें से हमको मिथुन नवमांश प्राप्त हुआ है। तो जैसे मकर राशि का पहला नवमांश जो है वो है मकर, मकर से मकर चालू होता है, और उसकी समाप्ति जो है वो कन्या नवमांश से होती है। ऐसा नियम है, इट इज फिक्स, ये वी कैनॉट चेंज। तो वहाँ पर उसकी समाप्ति कन्या नवमांश में होती है। तो वो कन्या नवमांश में होने के बाद में हर पृथ्वी राशि का जो नियम है, सर 1 मिनट जो रुकिए सर। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए सर। सर किसी का बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा है। ये कुछ डिवाइन म्यूजिक, कुछ धूम जैसा, भजन जैसा कुछ प्ले हो रहा है। हरे कृष्णा हरे राम ऐसा कुछ। अच्छा मैं- एक मैंने तो मिनट, एक सबको मिनट, म्यूट कर दिया है सिर्फ। एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है सर, हो गया बंद। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज।
अंजू मैडम, मैंने मयंक जी को लिंक भेज दिया है ग्रुप में। ऑलरेडी जूम का भी लिंक है, आप उनको भी भेज सकती हो और उनको बोलिए ज्वाइन हो जाए। और कुछ नहीं करना है। अभी वो ज्वाइन नहीं हो जी। रहे हैं, क्या उनको मतलब घर पे जाके मतलब उनको जूम का लिंक बताऊं? अच्छा, अभी जैसे कि मकर लग्न की बात हो रही है हमारी, जी तो सर। जितने भी पृथ्वी तत्व के लग्न हैं, मकर लग्न है, वृषभ लग्न है, कन्या लग्न है, उसका आरंभ जो है वो मकर लग्न से ही होता है। ये त्रिपाद नक्षत्र से मकर राशि का आरंभ होता है। तो जैसे कि हम मिथुन में जाएंगे तो वहाँ भी त्रिपाद नक्षत्र में है, कन्या में जाएंगे तो भी त्रिपाद नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र बहुत मायना रखता है इसके अंदर। और उसमें से ये जो कुंडली पर्टिकुलर हम पढ़ रहे हैं उसमें मकर लग्न है, सप्तम में शनि रवि की युति है। हम जब बेसिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तभी ये कुंडली को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जो कुंडली है उसके आधार पर ही सर्वतोभद्र चक्र या दुनिया का कोई भी शास्त्र ज्योतिष के अंदर वो जो कुंडली है, क्षेत्र कुंडली कहते हैं इसे, वो क्षेत्र कुंडली से ही आरंभ होता है। चाहे आप कोई भी ज्योतिष देखें, नाड़ी देखें, ताजिक देखें, जेमिनी देखें, तो भी लग्न बहुत महत्व है, लग्न की कुंडली। तो इसमें देखेंगे हम तो लग्नेश जो है वो हमारा सूर्य के साथ में कर्क राशि में है। अष्टम स्थान में बुध शुक्र की युति है, राशि है कन्या। मंगल केतु की युति पंचम स्थान में है और राहु जो है वो वृश्चिक राशि का राहु है यहाँ पर। और दशम स्थान में हर्षल है, लेकिन हर्षल नेपच्यून और प्लूटो में सर्वतोभद्र चक्र का रीडिंग देते नहीं है, क्योंकि वो स्लो मोमेंट प्लैनेट है और काफ़ी समय के बाद में उनको रिजल्ट मिलता है। और उसका जो वेद है, तो वेद शास्त्र में अंदर उसका परिणाम होता नहीं है, इसलिए उसका हम जिक्र नहीं करते। तो ये लग्न में हमको पहले तो देखना चाहिए कि नवमांश कुंडली हमें क्या कहती है। तो जैसे नवमांश कुंडली का परिवर्तन हो गया मिथुन लग्न में, तो वहाँ पर ढूंढना चाहिए कि बुध कहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो कैसे ढूंढना है कि जैसे कि यहाँ पर बुध सिंह राशि के अंदर शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, तो हमको दक्षिण दिशा मतलब हमारा राइट हैंड जो है वहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ पर बुध ग्रह जो है वो मघा नक्षत्र के न्यायांश में बैठा हुआ है। वो दिशा जो है मघा नक्षत्र, वो दक्षिण आग्नेय की दिशा है। आई बात समझ में? जी सर। हाँ, दक्षिण आग्नेय की दिशा है। ये जो दिशा वगैरह जो है ना सर, वो मतलब एक एक्सेल बनानी पड़ेगी। अ, मनोज शर्मा जी, आप और हम बात करते हैं फिर इसके ऊपर कि मतलब कैसे इसको अपने ग्रुप मेंबर्स को दे पाए। सर इसी में लिखा हुआ है कॉर्नर में, आग्नेय। वो बात अलग है। वो कॉर्नर में लिखा है, वो बात अलग है। मैं जो कह रहा हूँ कि फंडामेंटली कौन सी राशि किस दिशा में है, वो अगर वो खुद मतलब प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कोई D1 चार्ट लेके कोई आया है, जातक का D1 चार्ट देख रहे हैं, तब भी ये चीज उनको अगर माइंड में होगी तो वो काम कर पाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद में उसका जो बुध का जो बैठक है, जहाँ पर उसका सुषमांश बहुत काफ़ी अच्छा मिला है, तो ये न्यायांश है। और बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है, तो हमको ग्रह के कारक तत्व भी भूलना नहीं चाहिए। वो कारक जी तत्व जो हमें है, वो कारक तत्व से हमको उसका जो परिणाम है वो उसके जीवन में मिलेगा। तो बुध है जो वो कौन सा है, तो यहाँ पर उसका लग्नाधिपति है जो D9 चार्ट में उसका लॉर्ड हुआ है। जैसे उसका लग्नाधिपति बुध है और वो जी मिथुन लग्न है, इसके लिए उसको बुध कहा गया। अगर वो कन्या लग्न होता तो कन्या लग्न भी मकर राशि में आ सकता है, नहीं आ सकता ऐसा नहीं, लेकिन उसका नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा रहेगा। यहाँ पर वो नक्षत्र आया हुआ है मिथुन लग्न में, श्रवण, मतलब मिथुन नवमास जो है श्रवण का। तो ये बुध का परिणाम जो है वो हम बाद में देखेंगे उसमें। तो ये न्यायांश में बहुत अच्छा स्लॉट मिला है उसको। जी फिर उसके बाद में सिंह राशि के अंदर शुक्र भी है, तो शुक्र हम देखेंगे तो नपुंसकांश में है। तो वो जो नपुंसकांश है वो कन्या नवांश है। और किस में है वो, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा चरण। तो आपके राइट साइड में ये दोनों ग्रह बैठे हुए, उसको जो दक्षिण आग्नेय दिशा कहते हैं। दक्षिण दिशा जो है वो हस्त नक्षत्र का मूल बिंदु है, समझ गए ना। जैसे जो उत्तर दिशा जो है वो वहाँ पर वसंत संपात बिंदु आता है, तो हस्त नक्षत्र जो है शरद संपात बिंदु आता है। तो ये बेसिक है। तो उसके अंदर शुक्र जो है वो नपुंसकांश में है,
तो हम देखते हैं कि शुक्र कौन से राशि का स्वामी है, तो दशमाधिपति है। और बुध कौन से राशि का स्वामी है, तो वहाँ पर वो भाग्याधिपति है। तो भाग्येश जो है बहुत ही अच्छी स्लॉट में आए, तो इसका फलादेश बहुत अच्छा रहेगा। नपुंसकांश मतलब नॉट सो पॉजिटिव, मतलब इतना अच्छा कहा नहीं गया है। मैंने उनका फाइल जो है वो भेजा हुआ है, तो उसमें उसका अर्थ आपको पता चल जाएगा। सर उसके बाद हमने में हम देख हाँ एक मिनट में हाँ। अभी यहाँ सभी ग्रुप मेंबर्स को बताना चाहूंगा कि हमारे ग्रुप के एक सदस्य है मुकेश शर्मा जी, सॉरी मनोज शर्मा जी। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एक्सेल तैयार किया है जिसके अंदर सारे 108 सूक्ष्मांश के विवरण है, क्या उनका मतलब एट्रीब्यूट्स हैं वगैरह। तो उसको मैंने कल ही शेयर कर दिया था कि इसको अच्छे से जितना याद कर लोगे उतना आपका प्रिडिक्शन एक्यूरेट होगा। सर्वतोभद्र चक्र नहीं है, ऐसे ही आपका एस्ट्रोलॉजी में ग्रीप अच्छा आएगा। यस, करेक्ट। तो हम्म। ये शुक्र जो है नपुंसकांश है। तो अभी इसका फलित करते समय अगर कोई जातक हमारे पास आता है, तो मूल कुंडली से ग्रह परिवर्तन होकर नवमांश में आया हुआ है, और उसको सूक्ष्मांश कौन सा मिला, उसके ऊपर सारे जीवन भर उसका फलादेश हमें प्राप्त होना होता है, प्राप्त करना पड़ता है, जो उसका फ्यूचर है। उसके बाद में हम जाते हैं पंचम स्थान में। तो पंचम स्थान में वृषभ राशि है, वहाँ पर ग्रह है मंगल। तो मंगल की वृषभ राशि जो है हमको पूर्व ईशान्य तरफ आना चाहिए। तो जहाँ पर रोहिणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र और मृगशीर्ष नक्षत्र है, तो मंगल यहाँ कृत्तिका नक्षत्र में उग्रांश है। तो उग्रांश में मंगल है, तो वो कौन है, वो चतुर्थाधिपति है और वो लाभाधिपति है। तो वो कौन से हाउस का बॉस है या लॉर्ड है, तो फोर्थ हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन वो बैठा है उग्रांश में। तो मंगल ऐसे भी उसकी जो कैरेक्टर है वो उग्र है, फास्ट है, मतलब काफ़ी तेज है। तो पंचम स्थान में वो केतु के साथ में बैठा हुआ है। तो केतु और मंगल का, केतु पापांश में है, मंगल उग्रांश में है, लेकिन ये अंशात्मक युति नहीं है। हमको पत्रिका में जो दिखती है कि वो युति में है, कंजंक्शन में है, मगर नहीं, वो नौमांश में उसका बदल हुआ है। इसके लिए वो लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है 3.20 कला का है, 3 अंश 20 कला का है, 3.20 डिग्री का है। तो उसका सेपरेशन है वहाँ पर। तो जो भी स्लॉट है, पापांश है, उग्रांश है, तो उसका फलित हमको जानना चाहिए। उसके बाद में हम राहु देखेंगे, तो राहु वृश्चिक राशि के अंदर है। वृश्चिक राशि कहाँ पर है, तो नैऋत्य पश्चिम के अंदर वृश्चिक राशि है। तो राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो कौन से स्थान में है, तो वो वहाँ पर दक्षिण में, मतलब दक्षिण नैऋत्य में, जैसे कि विशाखा नक्षत्र का एक चरण प्रारंभ जो होता है पहले चरण से, वो है कर्क नवमांश। तो नवमांश चार्ट में वो कर्क नवमांश में आएगा। तो वहाँ पर वो कौन से नवमांश में बैठा है, तो उसका नाम है अर्थांश। अर्थांश मतलब फाइनेंस। तो फाइनेंस में राहु का बैठक है, तो अच्छा देगा। लेकिन केतु जो है वो पापांश में है, समझ गए ना। तो फलित दोनों का भिन्न भिन्न हो जाएगा। राहु केतु हमेशा सर्वतोभद्र चक्र के अंदर भी आमने सामने ही वेद लगाते हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी उसका वेद जो है वो वहाँ धनांश में गया है, और केतु जो है वो पापांश में है, और ये अर्थांश में है। तो ये हो गया राहु का और केतु का इंट्रोडक्शन। अभी सूर्य ग्रह जो है वो कर्क राशि में है। कर्क राशि पूर्व दिशा में आती है, और कर्क राशि में जो बैठा है सूर्य भगवान, वो है आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में। आश्लेषा नक्षत्र का आरंभ हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, धनु राशि से ही होता है, धनु लग्न से। मतलब नवमांश में जो राशि होती है वो धनु नवमांश है उसका। तो इसीलिए वो आश्लेषा नक्षत्र का आरंभ धनु नवमांश से होता है, और ये बैठा हुआ है जो है वो कुंभ नवमांश में, और वो क्रोधांश में है। क्रोध मतलब क्रोध, मतलब जिसको हम बोलते हैं एंग्री। तो क्रोधांश में सूर्य, सूर्य की बैठक क्रोधांश में है, लेकिन सूर्य को स्थान मिला है सप्तम स्थान, समझे। उसके बाद में हम देखेंगे शनि महाराज जो है वो कर्क राशि में ही है, लेकिन कर्क राशि में वो धनांश में बैठे हुए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण और कर्क राशि का पहला चरण। तो कर्क राशि जो है ये 9 चरण में
त्रिपाद नक्षत्र है। एक चरण जो है वो कर्क राशि में और 3 चरण जो है वो मिथुन राशि में। लेकिन उनको शनि महाराज को जो लग्नाधिपति है मूल कुंडली में D1 में उनको मिला है धनांशम। तो ये सारे ग्रह का जो परिचय है वो परिचय मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो निश्चित अवश्य पूछिए। तो एक एक स्लॉट कंप्लीट करके जो भी बात है आपको नहीं समझ आई होगी, अगर समझ आ गई होगी तो आप बोल सकते हैं। उसमें आपको और भी कुछ ग्रहण करना है या कुछ सीखना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी पूछना है किसी को? सर, ये जो स्क्रीन शेयर किया है वो अभी कंटिन्यू करूँ कि इसको स्टॉप करूँ? नहीं, इसको निकाल के वापस अगेन वापस डाल देंगे ना। ठीक है। हाँ, इसको निकाल के अगेन वो डालेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन जो आया है वो वसंत जी का आया है। बोलिए। हैंड रेस किया है वसंत जी ने, तो उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। वसंत जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, आप बार बार वो ये वसंत संपात बिंदु, शरद संपात बिंदु ये बोलते हैं। ये जरा एक्सप्लेन करेंगे कहाँ से आता है, कहाँ पे एग्जैक्टली वो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, सो दैट वो वंस फॉर ऑल इट विल बी, वी लर्न दैट बेसिकली। उत्तर दिशा का जो वसंत संपात बिंदु, उत्तर दिशा में एक रेखा बनी हुई है हमारे ज्योतिष संसार में। और शरद संपात बिंदु जो है दक्षिण की ओर है और वसंत संपात बिंदु जो है वो उत्तर की ओर है। तो वसंत संपात बिंदु के तरफ से जब सूरज जाता है तो वसंत ऋतु शुरू होता है। तो जो ज्योतिष में वसंत ऋतु आता है ना, तो पंचांग के अंदर ऋतु आते हैं। तो वो ऋतु में वसंत संपात बिंदु में जब सूरज जाएंगे उनका वास्तव्य वहाँ पर 3 दिन 8 घंटे का रहेगा। उस समय से वसंत ऋतु का आगमन शुरू होता है और उसके बाद में वो दक्षिण दिशा में आएंगे तो शरद संपात बिंदु शुरू होगा वो कन्या राशि के अंदर। और जैसे कि हम भूगोल में देखते हैं और इसके अंदर, तो जैसे सूरज अभी दक्षिणायन है अभी, तो दक्षिणायन में जाते समय वहाँ पर जब भी सूरज कर्क राशि से वो सिंह राशि की ओर चले जाते हैं उस समय में दक्षिणायन शुरू होता है। तो वहाँ पर शरद संपात बिंदु आपको मिलता है। शरद संपात बिंदु, ये जो दो बिंदु है जैसे ध्रुव तारा है वैसे इसमें कोई भी बदल नहीं होता है, इसको निकाला नहीं जाता है, इसको फिक्स है, इसका परिवर्तन नहीं होता है। सर, उसकी डिग्रीज बता पाएंगे वही तो? वही बताता हूँ ना मैं, इसका डिग्री का ये नहीं है, उत्तर दिशा के अंदर ही उसका आयोजन किया हुआ है, उसकी डिग्री नहीं होती। मैं थोड़ा इसमें कुछ बताऊं। हाँ, अ, बता। वसंत संपात, वसंत जी, हाँ जी। आपके नाम से ही है वसंत संपात। तो यस वसंत सर। ऋतु कब शुरू होती है? वसंत ऋतु मई मंथ में शुरू होती है, क्या अप्रैल बात में। कर रहे हो, मई महीने में तो जल जाते हैं भाई साहब। वसंत पंचमी कब आती है? जनवरी में आती है। फरवरी में आती है। अच्छा। फरवरी में वसंत पंचमी आती है, तब से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। उस समय सूर्य कौन सी राशि में होता है? अ, फरवरी में कैप्रिकॉन मतलब मकर में रहता है। मकर में रहता है, बराबर। तो फिर वो हाँ, मकर में से फिर कुंभ में जाता है। बराबर। दिलीप सर, अभी इनको मैं अभी आप समझो कि बाद में क्या होगा, ठंडी के बाद गर्मी चालू हो जाएगी, वो धीरे धीरे मेष राशि बराबर। की तरफ जा रहे हैं। बराबर। तो ये संपात मीन्स कॉन्करंट। आप समझो कि वो वसंत संपात जो, अगर आप राशियों को समझो तो वो फरवरी में सूर्य मकर राशि में है, बराबर। हम्म। मतलब वो हम्म। दिशा में सुबह पहला लग्न मकर आएगा, हम्म। ठीक है ना? बराबर। हाँ, तो अभी सर ने पता है एक बात कही थी कि वसंत संपात में राशि बहुत ही नैरो है, बहुत 30 डिग्री हम्म। की नहीं है एक्चुअली। करेक्ट। हम्म। तो उसी तरह नैरो। ये जो 4 सीजन है ना, वो हाँ, हाँ। सूर्य के सामने पृथ्वी की जो पोजीशन है वो बदलती है, उसकी वजह से ये ऋतुएं होती है। हम्म। तो शरद संपात है, वसंत संपात है, ये थोड़ा आप लॉजिक अप्लाई करेंगे ना तो समझ जाएंगे। देखो, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सर बोलते थे तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने कहीं नहीं पढ़ा था ये चीज। लेकिन अपना लॉजिक थोड़ा अप्लाई करेंगे तो यार थोड़ा समझ में आ जाएगा ना। हाँ, ऐसा है जय भाई कि हम्म। वसंत संपात बिंदु रेवती नक्षत्र के पहले है।
तो जैसे कि रेवती नक्षत्र के पहले जो नक्षत्र आता है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, हम्म तो उत्तरा भाद्रपदा के इन बिटवीन वसंत संपात बिंदु है, वो ऋतु का कारक है, ज्योतिष का कारक नहीं है, हम्म ऋतु कारक है। जी। तो इसीलिए वहाँ पर जैसे हम अनाउंस देखते हैं, तो हम्म उसी तरह वहाँ पर जो वसंत संपात बिंदु है वहाँ से सब सूरज गुजरेगा, तो जो फल है वो पकेगा, उसके बाद में उसको रुचि आएगी, रस आएगा, तो वसंत संपात बिंदु में जाने के बाद में जो फ्रूट्स है वो बाद में गर्मी सीजन शुरू होती है, जब मेष राशि में सूर्य का भ्रमण होगा, तब 15 अप्रैल के बाद में। तो उसके पहले ही मार्च महीने में वसंत संपात बिंदु आता है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के पास। ओके, गॉट इट। ओके सर, गॉट इट। आई थिंक इट इज क्वाइट रिलेटेड टू माय बर्थ डेट, सो दैट्स व्हाई मेरा नाम भी वसंत रखा गया है लगता है। शायद हाँ, हो सकता है, यस सर। हो सकता है। ठीक है। अभी वसंत जी, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। नीतू जी, आपका क्वेश्चन है, आपको लेते हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते, सर, जैसे नमस्ते। आपने ये बताया, तो एक तो हमें बर्थ डिटेल्स और ये चार्ट अगर एक दो दिन पहले ग्रुप में पोस्ट हो जाए तो हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, सामने रखेंगे, क्योंकि ये मोबाइल में इतना जूम नहीं कर पाते हैं। समझ और गया। दूसरा क्या है, जो कर्सर घूम रहा था, तो एक्चुअली शुरू में जैसे आप लग्न और नवमांश कुंडली बता रहे थे तो उसमें दिख नहीं रही थी, बाद में आप नीचे का बता रहे थे तो वो चीज नहीं दिख रही थी हमें। ओके। और तीसरी चीज ये है कि जैसे आपने बताया कि वसंत और ये शरद संपात, तो इसका क्या रोल होता है, मतलब कि हम इसको क्यों देख रहे हैं, ऐसा रीजन है क्या कि है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसका ज्योतिष कैलकुलेशन नहीं है। सूरज की रोशनी, जैसे अभी कनाडा में और अमेरिका में बर्फ पड़ना शुरू हो गया है, बराबर है, हम्म, तो उसकी रोशनी जो है वो वहाँ पर नहीं जाती है, इसके लिए वहाँ पर मौसम बदलता है। ये मौसम के आधार पर वसंत संपात और शरद संपात कहा गया है। जैसे हम अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो यूरोप में जैसे 5:30 बिफोर हम लोग हैं यहाँ पर, कहाँ से, हम्म, ग्रीनविच से। लेकिन कनाडा जो है, अफ्रीका जो अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, उनका जो है वो दे आर माइनस है 5:30 से, हम लोग प्लस है 5:30, समझ गए ना। राइट। हाँ, तो इसीलिए वहाँ पर उसका पोजीशन जो है वो शरद संपात में, जब सूरज कन्या राशि से लेके अभी वृश्चिक राशि तक आया है, तो जैसे ही तुला राशि में सूर्य भगवान जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर मौसम चेंज होता है। तो सूर्य यहाँ पर अक्टूबर महीना में 15 अक्टूबर को तुला राशि में भ्रमण करते हैं, और वैसे ही वहाँ पर अक्टूबर में ठंडी शुरू होती, मतलब ठंड शुरू होती है और बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। तो उसका अ, कारण वो, सर, हाँ बोलिए। ये स्क्रीन पर एक अपने ग्रुप के सदस्य शैलेश मानवेज सर ने भेजा है कि मतलब ये जो, हाँ, ये बराबर है। हाँ, तो इसका जैसे अपन उपयोग करके बोला सकते तो और क्लैरिटी आ हाँ, जाएगी। नहीं ये है हमारे पास उसका, और इनको पढ़ना है तो आप ग्रुप में भेज दीजिए। ये ग्रुप में से ही तो उन्होंने भेजा, मैंने वहां से ही लिया है। हाँ, बराबर है, तो ग्रुप में रहेगा तो ये लोग पढ़ लेंगे। अभी प्रिंट निकालना जरूरी है, जैसे हमने जो कुंडली भी भेजी है ना, तो उसका भी प्रिंट निकालना आवश्यक है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये ग्रुप में है ही, तो मतलब आप सभी इसके ऊपर से ये पृथ्वी और सूर्य की जो, हाँ हाँ, हाँ, है परिभ्रमण है, उसको देख सकते सूर्य का हैं। परिभ्रमण है। हाँ, तो मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ, शेयरिंग जरूरत पड़ी कर लेंगे। ओके। हाँ, अच्छा, और अभी किसी को अभी पूछना ये है, आराम से, कोई तकलीफ, मैं कोई घाई करने वाला नहीं हूँ, मुझे हाँ अच्छी तरह से आपको तैयार करना है, दैट्स ऑल। हाँ, अभी भंवर पुरोहित साहब, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। भंवर पुरोहित जी, आपको मैंने अनम्यूट किया ना? ठीक है, चलो अभी कर देते हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। मैं मेरी एक रिक्वेस्ट थी, जो चार्ट आपने भेजा उसका बर्थ डिटेल अगर मिल जाता तो। वो सब सब दिया हुआ है वहाँ पर, कुंडली में है सब भाई, दिया है, आप देख लो। अच्छा। सब दिया है, बॉम्बे का जन्म है, सब जी। दिया है, 1975 लिखा हुआ है वहाँ पर। आप पहले ये चार्ट जो है ना, हम पहले भी भेज चुके हैं, लेकिन ग्रुप चेंज होने के बाद में मैं भेजना चाहता था, लेकिन साहब को परमिशन लेना मैं भूल गया, उसके बाद में मैं भेज सकता था। थैंक यू।
अभी और कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम आगे। हाँ, श्वेता रुंगटा जी, आपका क्वेश्चन है, आपको अनम्यूट करते हैं। श्वेता जी। सर हाँ नमस्ते, बोलिए। नमस्ते सर। जैसे कि नमस्ते। आपने प्रिडिक्शन बताई ग्रहों की नवमांश में सूक्ष्मांश में कैसे होती है, तो ये प्रिडिक्शन जो D1 चार्ट में प्लैनेट्स हमेशा ही रहेंगे और D9 में भी हमेशा ही रहेंगे, तो ये प्रिडिक्शन हमेशा के लिए सेम रहेगी क्या सर? नहीं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आज तक हम लोग D9 और क्षेत्र कुंडली, मतलब फर्स्ट जो कुंडली थी हमारे जन्म समय में, जिसको हाँ हम जन्म कुंडली बोलते हैं, उसी से हम लोग प्रिडिक्ट करते थे। हाँ बहन जी, ऐसा है कि सर्वतोभद्र चक्र के अंदर जब किसी ग्रह को वेद लगता है, हाँ। तो वो वेद जो है वो अकॉर्डिंग टू नोमाश, हर ग्रह अपना वेद स्वीकार करता है या वेद देता है। तो वेद देने वाला ग्रह जो है, वेद कर्ता ग्रह जिसको कहते हैं, हाँ वो ट्रांजिट में होता है, वो गोचर में होता है। और जो रिसीव करता है वो हमारा जन्म का जो ग्रह है वो रिसीव करता है। अगर वो किसी गलत ग्रह से कोई जो रेंज है वो आती है हमारे यहाँ पर, तो हमारा नुकसान होने की शक्यता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपका चंद्रमा जो है, और चंद्रमा रिसीव कर रहा है गुरु के वेद को, ओके। तो गुरु का बहुत अच्छा मित्र है। चंद्रमा और गुरु का रिलेशन काफी अच्छा है, बहुत ही हाँ अच्छा, इसीलिए वो हाँ, गजकेसरी योग बोलते हैं गज उसको। केसरी योग कहलाते हैं तो सच। वहां पर ऐसा है कि गजकेशी योग होने के बाद में, जैसे गुरु की वेद देने की क्षमता जो है चंद्रमा हम्म को, वो हम्म 41, अबाउट 41 डेज है, हम्म। अबाउट। और कभी कभी वो 18 दिन भी हो सकती है। हाँ इट डिपेंड अपॉन द मून, सन पोजीशन, सूर्य से कितना नजदीक है या सूर्य से कितना दूर है, वो रेट्रोगेट है क्या, अतिचारी है क्या, तो उस आधार पर चंद्रमा को वेद ले रहा है। तो द मून गेट हैप्पी, और जो भी आपका फलित है वो फलित उस समय में व्यक्ति को 40 दिन के लिए जो भी आपकी योजना रहेगी, जो आपकी रुकावट रहेगी, वो पूर्ण हो जाएगी। ये ओके। फलित है, ये फलित है। तो जन्म मतलब कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं वो वेद दे नहीं सकते, सिर्फ ले सकते हैं। ले सकते हैं, करेक्ट। उनका जो हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है, तो हाँ। वो घटनाएं, सारी घटनाएं, जैसे कि जो राशि है, जैसे आज 14 है, तो वहां पर अमावस्या आने वाली है या पूर्णिमा आने हम्म। वाली है, तो वहां पर जो वेद लगता है तो उसको बोलते हैं वेद कर्ता ग्रह। तो ओके। वेद कर्ता ग्रह जो रहेगा वो वेद देता है, तो देता वो है शत्रु को देता है या मित्र को देता है। उसके और अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन। अकॉर्डिंग, जैसे अभी चंद्रमा अगर गुरु को वेद देता है, तो चंद्रमा की कैपेसिटी, क्योंकि वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, हाँ। तो फास्ट मूविंग प्लैनेट में वो खाली 6 घंटा ही उसको अधिकार वेद। है वेद देने का, ओके। क्योंकि तो फास्ट अगर ये मूविंग है। 6 आवर्स में कुछ पॉजिटिव कार्य करना हो, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना हो, तो वो 6 आवर्स में कर लें। ये वो, मगर वेद करता ग्रह किसी ग्रह को वेद कर रहा है क्या, वो बहुत ही सोचते हैं। जैसे अभी शुभ ग्रहों को वेद करेगा। इन शॉर्ट, आपका हम्म प्रश्न काफी अच्छा है। तो समझो कि बुध को वेद कर रहा है हम्म। चंद्रमा, तो वो हाँ। 6 घंटे के लिए ही रहेगा। ओके। तो इन बिटवीन 6 आवर्स यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ। समझे? सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप ले जाए। अभी आप फिर वो सूक्ष्मांश, फिर वहां से सीधे वेद, तो ऐसे जाएंगे तो मतलब थोड़ा हमें बाकी सबको भी सीखने में दिक्कत आएगी। तो अभी आज हम ये D1 और D9 के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ उसके रिलेटेड बात करेंगे। तो नहीं तो बाकी सबका कॉन्फिडेंस फिर टूट जाएगा, उनको लगेगा यार ये बहुत कठिन है। क्योंकि हम आपको पता है कि हाँ, हमारा मतलब सबका क्या लेवल है आपके सामने। तो थोड़ा आपके नहीं नहीं, ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट है नहीं कि है। अभी नहीं, देखिए, वेद के ऊपर इतना डिस्कस नहीं करना मतलब चाहिए। नहीं तो सबको ऐसा होता है कि यार सर तो वेद का इतना बता रहे हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है वेद का। वो पूरा वेद का आपको सर बताना है, कैसे कहाँ से लगेगा, किससे लगेगा। तो कृपया स्टूडेंट से, मेंबर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन सिर्फ D1 और D9 के लिए पूछे। फिर सर तो फिर सिक्सर मारेंगे ही ना जब आप फुल टॉस दोगे तो ठीक है, तो बोलिए। प्लीज। और
हाँ जी। एक रिक्वेस्ट है कि जितना सर ने पढ़ाया है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उससे और आगे ना जाए। हाँ, तो ही ये अपने, नहीं तो क्वेश्चंस के में ही लगे रहेंगे फिर 6 महीने तक। तो कृपया जो पढ़ा है उसी की ही बात करें, उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। सर्वतोभद्र चक्र तो लास्ट में आएगा, प्रिडिक्शन लास्ट में आएगा। तो पहले स्टेप बाय स्टेप आप ज्योतिष सीखे, वैदिक ज्योतिष सीखे, तो क्या पहले दिन से फलादेश कर रहे हो? पहले दिन से दृष्टियां सीख रहे हो या सीखी थी क्या? तो मतलब उस तरह से सीक्वेंस में हम जाएंगे। सर को तो मैं रोक के रखा हूं, अभी ये स्टेप दे दिए, फिर आप लोग मतलब जंप करोगे तो सर तो मतलब हनुमान जी हो तो खुद के पहुंच जाएंगे सीधे सूर्य के पास। चलिए, अभी पूर्णा जी आपको बारी है। प्लीज क्वेश्चंस ज्यादा मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए, आज के टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, एनीवे। सर ये लोग अगर पूछे ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा, तो भी सर आप डांट देने का कि ये आज का नहीं है भाई, नहीं, क्या वो नहीं, क्या आएगा तो है, बताएंगे। ऐसा है प्रभु जी कि एक स्टूडेंट है, उसकी जिज्ञासा होती है, वो तो बराबर है हमारा सर। कर्तव्य है कि उसका जो भी क्यूरियोसिटी है उसको पूर्ण करना। अभी जैसे वसंत संपात बिंदु जो पूछा उन्होंने, हाँ तो वो उससे आप, कोई रिलेटेड नहीं था, हाँ वो, लेकिन कोई वो संबंध बराबर था सर। अभी वेद है ना, वो वेद में सब खो जाते हैं फिर। नहीं। अभी वेद की नहीं, वेद की बात अलग है, लेकिन वसंत संपात बिंदु का भी कोई उसमें कोई कभी उसका वेद का वो संबंध आता ही नहीं। थोड़ा बहुत साइड चलता है सर, वो डिग्री का, राशि का, भ्रमण का, सूर्य का उतना चलता है। वे लोग है ना जानबूझ के सर वेद के ऊपर जाते हैं, फिर है चलो ठीक ना, है। वो उनको क्या सर्वतोभद्र चक्र फटाफट सीख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी पूर्णा अग्रवाल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। पूर्णा अग्रवाल जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं हो रही हो? आपका नेटवर्क का कुछ समस्या है क्या? मैं मयूर आचार्य जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। सर जयेश भाई पंड्या साहब, हाँ मेरा जी। एक सजेशन है हाँ कि हम जी। अगर सपोज 2 घंटे क्लास लेते हैं सर, तो पूरा 1.5 घंटा सर पूरा लेक्चर देंगे, और वो समय पर जिसको कुछ भी पूछना है और अपना प्रश्न अपने नोट कर ले, और आधे घंटे में 3-3 मिनट में प्रश्न का सर जवाब दे देंगे। तो वो आपका, क्या होगा कि ये जो पूरा रूटीन है ना 1.5 घंटे का, तो उनका जो फ्लो शुरू होगा ना, तो उनका पूरा क्या है, हम उसका लाभ ले सकते हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा ये सुझाव है। हाँ, आइए, नहीं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आचार्य साहब। अभी ऐसा है कि सर्वतोभद्र चक्र के पहले 3 सेशन हो चुके हैं अपने, जब मतलब हाँ। ये शुरू नहीं हम्म। किया था। तो सर हम्म। को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा आज से फिर से शुरू करें, जो लोगों ने मतलब उसमें अटेंड नहीं हम्म। किया हो तो। हाँ हाँ, वो तो है। हाँ हाँ हाँ। बराबर, एक बात लेट मी हाँ। कंप्लीट प्लीज। तो एक वो बात है। दूसरा क्या है कि अभी ये है ना, थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर कैसे होता है, अभी एक चीज बताई उसमें से ही फिर दूसरी तीसरी चीजें क्लियर करके हम आगे बढ़े। तो हम्म। अभी सर ने इनवाइट किया, तो उसके पीछे कुछ उनका मतलब वो उसके पीछे लॉजिक होगा। फिर भी हमने सर को अभी सजेशन मतलब रिक्वेस्ट किया है कि अभी जो भी आज का पढ़ाने का वो पहले कंप्लीट कर लो, फिर क्वेश्चन आंसर। अच्छा, तो अभी अभी ये। कन्वर्जन सबको सबको पसंद आया, या हाँ उनको समझ आया आपको कि हम हाँ मुख्य कुंडली से नौमांश कुंडली में कैसे परिवर्तित होते हैं, और वो कौन से हाँ सूक्ष्मांश में ग्रह बैठा हुआ है, वो आपको हाँ ध्यान में आ गया ये सब चीज? हाँ हाँ हाँ, वो तो सर आया है। ओके, फाइन। हाँ अभी पत्रिका हाँ मैंने भेजी है, तो कृपया हाँ। उसका A4 A3 साइज में एक प्रिंट लगाइए। पाँच यस रुपया सर। खर्चा होगा, लेकिन आपके नहीं नहीं, वो हाथ तो में निकाल लगा के लेते हैं बैठ के, सर। हाँ हाँ नहीं नहीं, सुनिए हाँ सुनिए जरा। हाँ। 5 रुपया खर्चा होगा, लोग प्रिंट हम्म। नहीं निकालते। लास्ट 3 टाइम मैंने, और उसके बाद में आपके पास वो चार्ट लेमिनेट करके रखिए, तो कभी भी हम जब भी नया पत्रिका लगाएंगे तो उसका एक जेरॉक्स निकाल कर रखिए। तो अभी ये हाँ। पत्रिका जो है ये हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में दूसरी पत्रिका लगाएंगे, तो उसमें ओके। काफ़ी चीज़ें सीखनी है। और वो स्टेप हम्म। बाय स्टेप, जैसे मैंने आज परिवर्तन आपको सिखाया, नौमांश में हम्म। कैसे परिवर्तन हो गया, और वो ग्रह जाके कौन से सूक्ष्मांश में विराजमान है, उसका फल यस ये है। ओके। यस यस। हाँ।
वो कॉपी तो निकाल दिया है सर, मैंने तो निकाल के सब रखा हुआ है हमने। ठीक है। लेकिन ये आपका जब डिलीवरी शुरू होता है ना सर, मैंने पहले भी 2 लेक्चर अटेंड किए, तो वो फ्लो आपका जो शुरू होता है ना, वही ग्रास्प कर लेते हैं ना, तो पूरा क्लैरिटी हो जाता है ऐसे कि बहुत आप क्या समझा रहे हो क्या है। लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न होते हैं तो लास्ट में आधे घंटे में लेंगे ना, तो आपका लिंक बना रहेगा और मुझे फिर बाद में मेरा प्रश्न में हो मेरा ना, जाएगा। मैं ना डी लिंक हूँगा, मैं ना लिंक हूँ। मैं तैयारी के हाँ। साथ में आता हूँ, और ना नहीं मैं सर, कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हम जब सुनते हैं ना, तो सुनने की बहुत मजा आ रही है सर, सही बोलूं मैं। आपका जो ना। ठीक फ्लो है। है ना, वो आचार्य बढ़िया साहब, है। आपका आपका पॉइंट कंसीडर कर लिया है, तो अभी वो चीज को हम हाँ। ध्यान में रख के करते हाँ। हैं हाँ, अभी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी थैंक मैं यू। प्रवीण कुमार को अनम्यूट कर रहा हूँ। पूर्णा अग्रवाल जी, आपका मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। आपने शायद अपने आप को म्यूट कर रखा है, तो फिर वो आपको ही करना पड़ेगा। पहले आप अपने आप को अनम्यूट करो, पूर्णा जी। हाँ जी, प्लीज। ओके। प्रवीण कुमार। सर, अभी जो आप जो नवमास में जो पदा थे सुषमांक, जो 108 हैं और काफ़ी रिपीट होते हैं, क्या आप किसी क्लास में उनको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे? क्योंकि आपने जो दिया है वो काफ़ी संक्षेप में है। अगर उसको थोड़ा एलोबरेट करके कभी बाद में बता सकें तो, नहीं नहीं, क्योंकि वो देखिए, बार बार यूज होंगे। क्योंकि क्या है कि आपके पास सैकड़ों कुंडली आएगी, तो उसका सूक्ष्मांश जो है वो हमेशा यूटिलाइज होता है। अभी जैसे कि मघा नक्षत्र है, तो उसके चारों चरण बहुत बढ़िया है, लेकिन वही पूर्वा फाल्गुनी में है तो एक चरण दरिद्रांश में है, एक नपुंसकांश में है, तो दो नौमांश जो है वो फेलियर है। अंडरस्टूड? सर, तो जैसे कि पत्रिका आएगी उसमें किस्मत क्या होगी, वो किस्मत को हम बदला नहीं कर सकते। जन्म लिया है उस समय में आकाश में क्या स्थिति थी, वो स्थिति हमारे चार्ट में आ जाती है। वो बराबर है सर, मैं वो नहीं हाँ। कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सूक्ष्मांक हैं वो फिक्स हैं हर नक्षत्र के। मतलब यस। तो अगर जो आपने इनका कुछ दो दो तीन तीन लाइन पहले आपने हमें दी थी, अगर इसका थोड़ा विवरण और दे पाते अरे, हाँ, ये देंगे। बार बार रिपीट होंगे। प्रवीण कुमार साहब, सर, कल मैंने एक्सेल फाइल डाली थी सर, वो ग्रुप। मैंने देखा, सर ने जो दिया था वो उस एक्सेल में एक शीट एक लाइन है। अरे, वो पीडीएफ में जो सर ने सब दिया था ना, वो उसका एकदम मस्त ये मनोज शर्मा साहब ने बनाया है कि आपको हर एक एक सीट में ही आप स्क्रॉल कर पक्के उसके सामने आपको पूरा चीज मिल जाएगा। आप देखिए तो सर। बराबर सर, वो मैंने प्रिंट आउट भी लिया है, मेरे पास है भी। मैं इतना बोल आपको रहा था कि पीडीएफ चाहिए? आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ग्रुप में नहीं, शेयर। पीडीएफ है सर, प्रिंट आउट भी है उसका। तो आपको क्या चाहिए? मैं बोल रहा था कि उनके विषय में अगर थोड़ा अधिक और बता पाते, अरे, जैसे आपको आपको पापांश का कुछ एक दो एक दो तीन लाइन उन्होंने बताई हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए अबाउट द सूक्ष्मांश, इजंट इट? हाँ सर। हाँ। ऐसा है कि जैसे जैसे प्लैनेट रहेगा, अभी पापांश में काफ़ी एक्सप्लेनेशन है। अभी पापांश में कौन से ग्रह है, राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। ओके, रिलेटेड होरोस्कोप, ठीक है सर। तो वो रिलेटेड केस होरोस्कोप। स्टडीज में और प्रिडिक्शन में देख लेंगे, हाँ, वो क्योंकि ऐसे देते जाएंगे तो पूरी जिंदगी चले जाएगी उसके अंदर, हाँ, इसीलिए मैं इनको मैं प्रवीण कुमार साहब, ऐसा है कि एक राशि का अपना एक सब एट्रीब्यूट्स है कि नहीं? यस सर। अब उसके अंदर ग्रह आता है तो वो बदल जाता है, दृष्टि होते होते ही बदल जाता है, कितने सारे मतलब उसके अंदर अपने को फैक्टर्स ध्यान में लेने पड़ते हैं। बराबर है सर। तो उसी तरह सूक्ष्मांश में भी है। राइट सर। करेक्ट। करेक्ट। तो करेक्ट। एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है वो तो ऑलरेडी पीडीएफ में दिया है, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में वो केस टू केस वेराई होगा। तो प्रैक्टिकली अपन मतलब जब केस स्टडी देखेंगे, प्रिडिक्शन सीखेंगे, तब वो डिटेल में हमको आइडिया आएगा, उसका लॉजिक समझ में आएगा। ओके। राइट सर। ओके। पुनः अग्रवाल जी, अभी आपने अपने आप को अनम्यूट किया हो तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपको अनम्यूट। हाँ, अभी हुई थी आप, चलो 1 मिनट रुको। हाँ, बताइए पूर्णा जी। पूर्णा अग्रवाल जी, आप पूछिए। आपने रेज हैंड किया है तो, हैंड रेज किया है तो पूछिए, क्या पूछना है आपको? अभी
फिर इनको म्यूट करते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। मैं वो कुंडली लगाऊं क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी उनके पास कुंडली है, लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब, लगाइए, हाँ, लगाइए। मैं लगा देता हूँ और उसमें आप मुझे बता दिए ना कि यहाँ पे स्क्रॉल करो, लेफ्ट में ले जाओ, राइट में ले जाओ, तो हाँ हाँ, प्रॉपर रहेगा। यस। हम्म। अभी ये कुंडली आपके पास है। अभी देखिए, हमारा मुख्य कुंडली, जैसे क्षेत्र कुंडली बोलते हैं, लग्न कुंडली बोलते हैं, उसका परिवर्तन मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे कैसे परिवर्तन वो जो है वो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है। और मैं हाथ से भी कुंडली बनाई हुई है, वो आपको भेजूंगा। हाथ से पहले बना देते हम लोग, अभी ये सॉफ्टवेयर आया है। अच्छा, अभी हमको क्या सीखना है, तो हमको तारा चक्र सीखना है। पहले स्टार्ट क्या होता है, तारा चक्र। तो आप स्क्रॉल करेंगे ना बाबूजी, तो वो तारा चक्र जो है बॉटम के अंदर, एकदम बॉटम में जाएंगे आप, एकदम बॉटम में। और लिटिल मोर, लिटिल मोर, और ये हाँ, आ गया ना सर? और संपत्ति थोड़ा, हाँ विपत्ति यही है ना सब, जन्म हाँ तारा है। हाँ, ये और थोड़ा ऊपर लेके जाइए तो उनको पता चल जाएगा। हाँ सर, इसके ऊपर नहीं हो रहा है, मैं इसको जूम करता हूँ। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, आप सबके नहीं पास नहीं, जूम में कुंडली? कट रहा है। हाँ, हाँ ये अभी ठीक है, ठीक है, अभी अब ठीक ठीक है, है। चलो। हाँ, अभी हम देखेंगे ये तारा चक्र में। पहली बात समझ लेना आप कि जन्म क्या होता है। चंद्रमा जो है तारा चक्र बनता है, वो तारा चक्र जन्म तारे से बनता है। जन्म तारा जो है वो हमको चंद्र के नक्षत्र जिस पर रहेगा, जिस जन्म में, जैसे कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में जन्म के समय में विराजमान थे, उससे तारा चक्र का आरंभ होगा। तारा चक्र में जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र, ऐसा 9 तारे होते हैं। वो तारा चक्र में जैसे जन्म रहा तो वेरी शुभ है। संपत है मतलब आर्थिक सुभद्रता है, अच्छा है। विपत मतलब हमेशा कठिनाई आएगी और कठिनाई से हमारा जीवन गुजरेगा, ऐसा विपत का नियम है। क्षेम जो है, क्षेम मतलब रिलीफ है, कुछ न कुछ कारण से हमको वहाँ पर अच्छी तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसका जो डिटेल्स है वो आपको भेजूंगा तारा चक्र का। उसके बाद में प्रत्ययी है। अगर प्रत्ययी से कोई तारा जाता है तो वहाँ पर हमको बहुत कोशिश करनी पड़ती है और काफ़ी समय लगता है, काफ़ी वहाँ पर दिक्कतें आती है, तो प्रतिकार शक्ति में हमको बहुत खर्चा करनी पड़ेगी ट्रांजिट्स के अंदर। उसके बाद में वध है, तो वध तारा मतलब, वध मतलब हत्या है, मृत्यु है, इस समान हमको दुख कष्ट आने की शक्यता, संभावना उसमें से दिखाई देती है। मित्र मतलब वेरी पॉजिटिव है, वहाँ पर जैसे मित्र मतलब फ्रेंडशिप है, गुड पोजीशन है, तो वो चंद्रमा का मित्र है, तो वो उससे तारा चक्र के अंदर मित्रमा है। और वो अधिमित्र भी है, मतलब वेरी गुड फ्रेंड, फ्रेंड्स एंड वेरी गुड फ्रेंड, तो उसको अधिमित्र कहा गया है। तो हमेशा जिस व्यक्ति का चंद्रमा जहाँ रहेगा, तो वैसे वो नक्षत्र से ये तारे जो है वो 9 नक्षत्र के जो सीक्वेंस है, तो 3-3 के जो सीक्वेंस है वो उसी में रहते हैं। अभी इसका फलित कैसे है, तो फलित अभी जैसे फलित में हम देखेंगे तो सर एक लेटेस्ट, मिनट रुकिए, एक मिनट हाँ रुकिए। हाँ, सर चंद्र जैसे इनका है वो हस्त नक्षत्र में है, बराबर, इसलिए जन्म तारा हो गया। यस, अभी फिर इनका जो संपत तारा है वो वो अर्चल है। वो विशाखा हाँ है, हाँ, फिर नहीं, स्वाति है। चित्रा नहीं, संपत तारा एक विशाखा नहीं है। संपत नहीं, संपत तारा चित्रा, हस्त के बाद में चित्रा चित्रा, आएगा। हस्त के बाद चित्र आएगा, फिर स्वाति आएगा, फिर विशाख आएगा, अनुराधा है, हाँ, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। यस, ये सीक्वेंस आपका लाइन है। हाँ, ये 13 नंबर का हस्त नक्षत्र है। नंबर अगर गलत हो तो सर सही कर देना। नहीं नहीं, उसका नंबर गिनने से कोई मतलब नहीं। हस्त नक्षत्र मतलब हस्त नक्षत्र, दैट्स ऑल। अरे सर एक मिनट सर, तो आपको एक चंद्र का नक्षत्र पकड़ना है और उसके बाद में लाइन में ही ये सारे नक्षत्र है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो ये, बराबर, सीरीज, हाँ, सीरीज, इट इज हाँ, मैं सीरीज। ये कह रहा हूं कि ये जो हस्त नक्षत्र है वो चंद्र का है, खुद का ही, और वो 13 नंबर से शुरू होता है, फिर चित्रा आता है 14 नंबर, फिर स्वाति आता है 15 नंबर, ऐसे में यूं मतलब इनको 27 नक्षत्र हैं, उसके नंबर के साथ, नाम के साथ हमको याद करने पड़ेंगे। तो वो
अब पहले क्या हो गया, ये 13 नंबर आ गया हस्त नक्षत्र, तो 13 में आप 9 जोड़ दोगे तो 22 आएगा, तो 22वां नक्षत्र है श्रवण। 22 में फिर आप 9 जोड़ते हो तो 31 होता है, लेकिन 31वां नक्षत्र तो होता ही नहीं है। तो 27 के बाद आपको फिर अश्विनी 1 नंबर हो जाएगा, 28 नहीं आएगा। तो 28, 29, 30, 31 मतलब चौथा नक्षत्र फिर वो रोहिणी है। मतलब ये चंद्र के जो नक्षत्र है वो तीनों ही इनके जन्म तारे गिनने जाएंगे। सर इसमें मतलब कुछ गलत हो तो प्लीज क्लियर कर दे। नहीं, देखिए ऐसा है बाबू जी कि चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है, तो उससे 9वां नक्षत्र जो है वहां पर हम देखेंगे तारा चक्र में 9वां नक्षत्र जो आता है पूर्वाषाढ़ा आता है, तो उसके बाद में श्रवण आएगा, वो 10वां है। हम्म फिर बाद में 10 से कृत्तिका आएगा, वो वहां पर 10 और 9 मतलब 19 होएगा। उसके बाद में रोहिणी आएगा, तो रोहिणी जो है वो भी जन्म तारे में ही है, हाँ जन्म तारा। वो ट्राइन बोलते हैं इसको, त्रिपुटी हाँ, है। त्रिकुट है, त्रिकुट है, हम्म तो ये तारा में है। हम्म अभी हमको फलादेश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है कि हमको फलादेश कैसे करना है। ये जो निकालना है, पत्रिका बनाना है बाय हैंड, तो भी आप चंद्रमा को नजरिया रख के उसको चंद्रमा से आगे जाके आपको स्टेप बाय स्टेप जाके जन्म, संपत, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र तक पहुंचना है। तो 9 तारा का नक्षत्र है, 10वां फिर अगेन चालू होगा, फिर 10 से फिर वो वापस 18 तक जाएगा, 18 से फिर चालू होगा, वो 27 तक जाएगा। तो अभी ये यहाँ पर 19वां नक्षत्र आया है रोहिणी, चंद्रमा से 19वां नक्षत्र है रोहिणी। बट इट जहाँ पर व्यक्ति का जन्म हुआ हस्त नक्षत्र से 19वां नक्षत्र है रोहिणी, हाँ तो सर, कैलकुलेट इन चार्ट। हाँ तो वही सर होता है, 13 में 19 जोड़ेंगे मतलब 18 जोड़ेंगे तो 31 आता है। नहीं, 19वां देखना हो तो 18 जोड़ने पड़ते हैं सर। तो 31 मतलब वो चौथा नक्षत्र हो जाएगा। मैं इनको थोड़ा, मैं स्टूडेंट के हिसाब से इनको मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। एक चीज दूसरा, अभी देखो ये गणना की टेंशन मत करो। ये इसमें ये ऐसा है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, मोबाइल ऐप यूज करते होंगे, मैंने फ्री वाली मोबाइल ऐप की भी लिंक शेयर कर दी थी, आज फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें तारा की डिटेल है ही है। बराबर। तो आपको तारा चक्र में कौन सा, मतलब ये कैसे, वो टेंशन मत करो। इमीडिएट होएगा, हाँ इमीडिएट वो विद इन कैलकुलेशन दिया ही विद इन होता है। सेक विद इन सेकेंड नहीं नहीं, वो उधर है ही, आपको उधर वो खोलना है खाली। इट इज अवेलेबल, नो हाँ तो प्रॉब्लम। मतलब वो गणना की चिंता मत करो, अभी उसका एप्लीकेशन सीखते हैं। अच्छा, हमको अभी फलित करना है। तो पहली बात तो फलित में चंद्रमा जो है, चंद्रमा अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है कि हमारा भविष्य देखा जाए, तो ये सर्वतोभद्र चक्र कहाँ बना है, कैसे बना है, इसको सर्व क्यों कहते हैं, मतलब ऑल मतलब सर्व, एवरीथिंग। तो पहला स्टेप आएगा, हमको तारा चक्र पढ़ना चाहिए एज पर जैसे कि आवश्यकता हो तो, नहीं तो नहीं, लेकिन एक इसका एक पार्ट ऑफ द सर्वतोभद्र चक्र तारा चक्र, इट इज इंक्लूड, समझ गए। अभी इसके अंदर चंद्रमा जो आया है, तो चंद्रमा से नक्षत्र शुरू होते हैं, तो इसमें से वहाँ हम देखेंगे तो शनि जो है वो क्षेम में है, सूर्य जो है साधक में है। तो साधक मतलब जो भी हमको रिलीफ मिलता है, रिलीज मिलता है, जहाँ से हमको कुछ कर सकते हैं, तो उसको साधक है। उसके बाद में जो वध है वहाँ पर बुध भी है, गुरु भी है। उसके बाद में मित्र है, वो शुक्र भी है। तो अभी वध में गुरु आ गया ऐसा आप समझोगे, तो वो जन्म का पत्रिका के अंदर अगर तारा चक्र से ही आप परादेश करने लगेंगे तो गुरु का महत्व खत्म हो जाएगा। क्यों कि मूल कुंडली के अंदर गुरु जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर आप तारा चक्र पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरु महाराज जो है वो इस कुंडली के अंदर मेष राशि में उत्तर दिशा में तस्करांश में है। और तारा चक्र संबंध अगर आप करेंगे तो वहाँ पर गुरु वध में है। तो प्रिडिक्शन कौन से हिसाब से आप करना चाहते हैं, तारा चक्र के हिसाब से
या सर्वतोमुख चक्र के सूक्ष्मांश के हिसाब से, उसमें विचारधारा अलग हो सकती है। बताइए, इतना तक आपको समझ आया? सर अभी पहले आप एक मतलब जो भी सिखाना है उसको कंप्लीट कर ले तो बेहतर रहेगा सर। हम्म। आपको जो मतलब सिखाना है उसको पहले कंप्लीत कर लो, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे सर। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन में तो फिर हाँ, अभी इसके अंदर जैसे वध तारे के अंदर हमको गुरु और बुध दो तारे आए हैं वध में, इट्स नॉट फेवरेबल। तो आपको तारा चक्र से ज्योतिष कहना है। तारा चक्र इज अनदर सिस्टम ऑफ सर्वतोभद्र चक्र, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सर्वतोभद्र चक्र। इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, मगर इसके ऊपर ट्रांजिट्स अप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांजिट्स हम कैसे अप्लाई करेंगे? जब जातक हमारे पास आता है उस समय में आकाश में चंद्रमा किस जगह पर है, आज का चंद्रमा, आज का मून जहाँ पर है, उस आधार पर हमको तारा चक्र बनाना चाहिए और उसके तारा चक्र से उसको जोड़ना चाहिए। तो जैसे कि चंद्रमा के आधार पर तारा चक्र में चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, उस आधार पर हमको उसका फलादेश निर्माण करना है। समझ गए? तो उसको निर्माण करना मतलब क्या है कि हमको उसको फलादेश सुपुर्द करना है। जैसे यहाँ पर आज की राशि जो है वो तुला राशि है, समझ गए? तो तुला राशि कहाँ पर आ गई? तो तुला राशि यहाँ पर आती है दक्षिण की ओर। तो तारा चक्र के अंदर तुला राशि में नक्षत्र आता है स्वाति, और वो विपत में है। मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, और चंद्रमा का मूवमेंट लगभग 24 आवर्स रहेगा एक चक्र के अंदर, तारा चक्र, एक तारा चक्र के अंदर 24 आवर्स रहेगा। तो इन बिटवीन 24 आवर्स यू विल नॉट गेट सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू योर मून इन फर्स्ट कन्या राशि में है, इसलिए। तो कन्या राशि में होने के बावजूद चंद्रमा से स्टार्ट हुआ नक्षत्र वो विपत में है, तो इस दिन आप कोई कार्य न करें। उसके बाद में विपत के बाद में जो तारा आएगा वो क्षेम आएगा, उस समय आप कोशिश कर सकते हैं। ऐसा हमको रिप्लाई देना है अकॉर्डिंग टू चंद्रमा। अभी हम जाएंगे शनि महाराज के पास। तो शनि महाराज जो है वो कौन से नक्षत्र में है वो काउंट करना चाहिए। शनि महाराज मीन राशि के अंदर है, विराजमान है वर्तमान में। तो मीन राशि के अंदर कौन से नक्षत्र में है, और वो वक्री तरह है, वक्री। तो मीन राशि का आरंभ शुरू जब होता है तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, वहाँ पर धनांश में कर्क नवमांश में है। मीन राशि का आरंभ कर्क नवमांश से होता है। तो वहाँ पर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र हमको दिखता है। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र कहाँ पर है उसको देख के हमको विचार करना चाहिए कि वो नक्षत्र क्षेम में है, पूर्वा भाद्रपदा। तो कोई तकलीफ नहीं है ट्रांजिट में शनि महाराज के तरफ से। अभी शनि महाराज जब मार्गी होंगे तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र को कवर करेंगे, तो वहाँ पर सूरज नज़दीक रहेगा, तो वो अतिचारी रहेंगे। बगैर सूरज उसकी चाल में फर्क नहीं आएगा, जो गति में, चाल मतलब गति, फर्क नहीं आएगा। तो उसका कारण पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जब भी 28 नवंबर को, याद रखना 28 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर वहाँ पर जब सूरज रहेंगे तब वहाँ पर उसको गति मिलेगी। तो वो गति क्यों मिलेगी? क्योंकि वृश्चिक राशि से मीन राशि नवपंचम योग होती है। तो वहाँ पर शनि महाराज मार्गी होंगे, और वो मार्गी जो है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से चलेंगे, वहाँ पर क्षेम रहेगा। अभी भी वो उसमें ही है। तो हमको तारा चक्र ट्रांजिट की ओर से ही फलादेश देना है, मूल कुंडली से नहीं। अंडरस्टूड? और एक बात सर मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। बोलिए। जनरली ऐसा माना जाता है कि जन्म नक्षत्र, चंद्र जिस नक्षत्र में जन्म के समय हो, वहां से तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र जो है वो उसके लिए करेक्ट, दूषित रहता है। हानिकारक है। तो उसका जो लॉजिक है वो यहाँ है। यस, एब्सोल्युटली, हम्म। इट इज। हाँ सर। तो हाँ, और मैंने ग्रुप में डाल दिया है कि जो मतलब जन्म तारा क्या है, वध तारा क्या है, ये पूरा जो हाँ, एक था, किसी सदस्य ने ग्रुप में शेयर किया था तो मैंने वो सेव कर लिया था, तो वो ग्रुप में भी रख दिया है।
अभी हम गुरु ग्रह के पास जाएंगे तो गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में 50 का लगा है आज आज के दिन, अभी फिलहाल। तो गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में, वहां पर कर्क राशि में प्रथम चतुर्थ चरण में है। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में आया हुआ है, तो वो भी क्षेम में ही है, समझ गए? जी सर। हाँ, पुनर्वसु भी क्षेम में है, पूर्व भाद्रपदा भी क्षेम में है। और तो गुरु और शनि महाराज इस व्यक्ति के लिए कोई हानिकारक प्रकार नहीं करेंगे, हाँ, हानि नहीं पहुंचाएंगे। शेम मतलब वो उनका वेल विशर है। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो वहां पर जैसे कि गुरु और शनि से कोई भय नहीं लगेगा। अगर यही गुरु अगर ट्रांजिट में जाता है और प्रत्यरी में, तो हमारे काम के लिए मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी, विरोध होगा, वहाँ पर संकट आएंगे। ऐसी स्थिति हमको वहाँ पर जानकारी देनी है हमारे क्लाइंट को। अंडरस्टैंड? जी सर। दिस इज द थिंग। तो ये तारा चक्र का स्वभाव है, और तारा चक्र के अंदर से जो ग्रह निकलता है, तो अभी सूर्य महाराज जो है, तो सूर्य अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, बराबर है ना? तो सूर्य अगर वृश्चिक राशि में चल रहे हैं तो वो विशाखा नक्षत्र में है। तो कहाँ पर है? तो दक्षिण नैऋत्य में है। विशाखा नक्षत्र कहाँ पर है? तो दक्षिण नैऋत्य में। कितने डिग्री के हैं? तो वो वृश्चिक राशि में 3 डिग्री के हैं। 3 डिग्री, एक नौमांश अभी बदल होने वाला है, तो वो पहले नौमांश में है वहाँ पर वृश्चिक राशि में। तो वो अर्थांश में ही चल रहे हैं वहाँ पर, वो कोण में। तो वहाँ पर जो हम देखेंगे, तो विशाखा नक्षत्र ये तारा चक्र के अंदर कहाँ पर आता है? तो वो क्षेम में। देखो वापस वैसे ही हुआ है, सारे ग्रह क्षेम में ही है, गुरु भी है, सूर्य भी है, और शनि महाराज भी है। जी सर। तो ट्रांजिट के अंदर तारा चक्र का उपयोग सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, अगर आपको तुरंत ही उसको जवाब देना हो तो। नहीं तो सारा जो प्रेडिक्शन करना है, लाइफ प्रेडिक्शन जिसको बोलते हैं, वो लाइफ प्रेडिक्शन आपको सर्वोत्तम भद्र चक्र में फिर नाड़ी कुंडली भी देखना चाहिए, चंद्रार्थ नक्षत्र बिंदु भी देखना चाहिए, नाड्यांश भी देखना चाहिए, धारकांश भी देखना चाहिए, और सूर्य कुंडली भी देखनी चाहिए। सूर्यार्थ नक्षत्र बिंदु वो अलग पार्ट है, दैट इज ऑल सेपरेट। लेकिन अभी फिलहाल समझो गोचर में हमको ट्रांजिट में अगर हमको फलादेश देना है, तो मूल कुंडली में वृश्चिक राशि में सूर्य महाराज है और राहु के मुख से जा रहे हैं, राहु विराजमान वहाँ पर है। तो वहाँ पर सूर्य पॉजिटिव पोजीशन में है, तो वो तारा चक्र से फलादेश दे सकते हैं। नहीं तो फिर जब वेदकर्ता ग्रह की बात आएगी, तब वेद का उसको उपयोग कर लेना चाहिए, अभी उपयोग ना करें। तो अभी तारा चक्र की बात किन लोगों को समझ आई है तो मुझे बताइए, तो बाकी आगे मैं प्रोसीड करूँगा। तो सर अभी आज फिर और सिखाने का है अपना को दूसरा? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। आप पूछिए। तो नहीं, अभी किसको मैं लाइन ये किसको पूछ रहा मारा है? हूँ कि हाँ, मतलब और कुछ सिखाना हो आज, तो पहले वो कंप्लीट कर लो। तारा चक्र का प्रभु जी जो मैटर है ना, हम्म। वो इन लोगों को समझ आया है तो ही मैं आगे चलूंगा, अदरवाइज नहीं। और, तारा और, चक्र में और अगर मैं फिर जिनको क्वेश्चन पूछने हैं उनको अनम्यूट करते हैं। तो सबसे हाँ पहले वसंत जी आए हैं, तो उनको अनम्यूट किया मैंने। थैंक यू सर। सर मेरे थैंक को यू। एक क्वेश्चन पूछना था। लास्ट टाइम ना आपने क्लास में तारा चक्र से एज, जो आदमी का उम्र है, उसको जोड़ा था। तो वो क्या हम कंटिन्यूअसली ऐसा 1 2 3 4 करें, जो जो लाइन में अभी तारा चक्र में नक्षत्र आते हैं, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है, या और कोई उसका फंडा है? नहीं नहीं, वही हिसाब से। मगर कैसे है कि आपको जो पूरा गोल जो है, चौरस जो आकाश है, हाँ वहां पर जो नक्षत्र बिंदु लिखे हुए हैं, साइड में इसकी उम्र लिखी हुई है। तो हाँ। आज 2025 है, तो 225 जातक का जन्म 75 में हुआ है। तो जातक कितने साल का है आज, समझ गए? हाँ 50 वो साल का। 45 साल का है, 50 साल का है। तो 50 साल की उम्र में उसका जो तारा चक्र में पोजीशन क्या है? यू आर राइट, हम्म तो गुड क्वेश्चन। तो वो तारा चक्र के अंदर अगर वो विपत में चल रहा है, फिर भी वही बात है कि तारा चक्र क्या कहता है कि तारा चक्र ये इंसान का इस समय में
तारा चक्र विपत में चल रहा है, इसकी ये साल की उम्र, ये साल की उम्र उसकी विपत में है, तो काफी कठिनाई से वो गुजरेगा, ऐसे तारा चक्र कहता है तारा चक्र के बारे में। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा। अभी ये तारा चक्र में 50 साल की उम्र में वो कौन सा नक्षत्र है वो देखना चाहिए, समझ गए? जो साइड में कुंडली दिया है, तो 50 साल की उम्र कौन से नक्षत्र में है, देखो आप। हम्म आप ग्रुप में कुंडली फिर से शेयर करूं क्या मैं? हाँ कर दीजिए, एक देखो। हाँ, क्योंकि 50 साल की उम्र कौन से उसमें आती है, तो 27, 54 जो है, तो वो जो है 27, 54, 81, तो 27 पहले लगेगी भी, 27 दूने 52 आएगी, तो 50 साल की उम्र जो है वो आश्लेषा नक्षत्र में आएगी, पुष्य विशाखा नक्षत्र में में दिख आएगी। रही सर, शायद प्रत्यय नहीं, विशाखा में लिखी पुष्य हुई। नहीं, पुष्य में आएगी, पुष्य नक्षत्र में आएगी, 50 साल की उम्र पुष्य नक्षत्र में आएगी। हाँ पुष्य नक्षत्र में, सॉरी ऊपर हाँ विनाश लिखा हुआ है, सॉरी। हाँ, पुष्य नक्षत्र में आएगी। तो पुष्य नक्षत्र में जब आएगी उम्र, तो उस समय में हमको, इंसान को, मतलब जो हमारा जातक है, आपने प्रश्न दिया पूछा है, उस आधार पर ही मैं बात कर रहा हूँ। राइट सर। तो 50 साल की उम्र में पुष्य नक्षत्र से अगर कोई ग्रह उसको, उस तारे को वेद ले रहा है, तो ये जो पुष्य नक्षत्र का वेद जो है वो वेद जाएगा ज्येष्ठा नक्षत्र को, सन्मुख वेद बोलते हैं। अभी थोड़ा सा जय भाई, थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, क्योंकि इन्होंने प्रश्न पूछा है, उस आधार पर मुझे उत्तर देना आवश्यक है। हाँ हाँ सर, मैं कहाँ रोक रहा हूँ सर सर। एक बार चार्ट पोस्ट कर देंगे फिर से प्लीज? हाँ हाँ चलो। तो 50, हेलो मिस्टर वसंत भाई। यस सर, यस सर। हाँ, आर यू गेटिंग मी? यस सर, यस सर। हाँ, तो पुष्य नक्षत्र में 50 साल के उम्र में एक इंसान को जब वेद लगेगा, तो वो ज्येष्ठा नक्षत्र में सन्मुख वेद लगेगा, समझ गए? राइट सर। तो पुष्य नक्षत्र में अभी सूर्य आने वाला नहीं है, पहले सूर्य सर, बढ़ गए। सर पुष्य थोड़ा सा नक्षत्र, ऊपर दिखाएंगे, जो सर आप बता रहे हैं ना वो चीज काफी ऊपर है, दिख नहीं रही है। मतलब मैं इसको नीचे करूं? हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसको नीचे करिए, जो ये नीचे वेद का चार्ट है ना, नहीं, और थोड़ा नीचे, नीचे। और नीचे, लिटिल मोर हाँ डाउन साइड, डाउन साइड, यस, और लिटिल बस मोर, और बस। हाँ, अभी यहाँ सब नक्षत्र का मूल है, तारा का। वो अभी ऐसा है कि जो पुष्य नक्षत्र से वेद लेगा, तो वो पूर्वा में लेगा, और ज्येष्ठा में लेगा, और शततारका में लेगा, ये फिक्स है, वी कैन नॉट चेंज इट। सर इसका जो सन्मुख वेद है वो तो ज्येष्ठा में आना चाहिए ना, सीधा मैं सीधा लिखा है ना, नीचे। लिखा, मैंने पहले ही बताया ना, ज्येष्ठा में हाँ कहा नाम बताया, मैंने बताया पहले, राइट। मैंने वर्डिंग किया ना कि ज्येष्ठा में लेगा करके, वो सन्मुख वेद बोला था मैंने। हाँ, फिर शततारका में आएगा, और पूर्व फाल्गुनी में भी आएगा। हाँ पूर्व फाल्गुनी में, तो 3 वेद तो हो गए। राइट सर। हाँ, तो तारा चक्र अकॉर्डिंग, हमारी बात चल रही है तारा चक्र के अनुसार, राइट सर। अगर वो शततारका में वेद लेता है, तो वहाँ प्लैनेट होना चाहिए उसके मूल कुंडली के अंदर। वहाँ पर प्लैनेट कुंभ राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो वहाँ पर वेद का कोई मीनिंग नहीं आएगा। गॉट इट? सो नेटल चार्ट में वहाँ पे प्लैनेट होना चाहिए, राइट सर? डेफिनेटली। ओके सर। और ये जहाँ से लेने वाला कोई होना चाहिए ना वहाँ। हाँ, वेद लेने वाला भी कोई होना चाहिए, और वेद देने वाला भी जब भी आएगा तभी होगा। हाँ, कर्क राशि में अभी पुष्य नक्षत्र में गुरु मारा जाएगा, अभी समय है। हमको वो मेथड पंचांग, हमको फ्यूचर का भी नहीं, वो सब मालूम सब होना ऐप में सब चाहिए। कुछ मिलता है, सब कुछ। नहीं, ऐप में जब ढूंढने गए, आज सिखाने टाइम में ऐप ढूंढते बैठूं तो मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, इनको बता रहा हूँ कि हाँ, नहीं, मैं समझ 50 गया, साल के आप बाद मुझे भी नहीं क्या, बता रहे। कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में आएगा, वो एपिडर्मिस अवेलेबल रहती यस, हाँ, है, सब कुछ। तो अभी अभी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर कोई ग्रह है क्या? वो है, तो कौन सा ग्रह है? नपुंसक में शुक्र है, समझ गए? सर समझ गया सर। ये अनदर क्वेश्चन, ये जो हम लोग नवतारा चक्र जो बनाते हैं वो नेटल चार्ट का पहले हमने बनाया, आप बोले कि ट्रांजिट का भी उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर लो,
एंड तो वो बात आपका अधूरा रह गया, मतलब उसको कैसे इंटरप्रेट करना है कि ट्रांजिट और जो नहीं, नेटल चार्ट को। फिर आप वेद में मत आइए, फिर उम्र में मत आइए। हाँ, दैट फिर वाज माय वो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंट नहीं थिंग, राइट? नहीं, वो उम्र में मत जाना, फिर गलत हो जाएगा। फिर हमको खाली नक्षत्र का ही ट्रांजिट देखना है, तारा चक्र का ही ट्रांजिट देखना है, और दूसरा कुछ भी नहीं देखना है। और तारा चक्र में हमारा कौन से हाउस में वो तारा पड़ा हुआ है। तो जैसे मीन राशि यहाँ पर आती है कौन से स्थान में, तो पंच देखिए 12 तृतीय स्थान में आती है, D1 जहाँ शनि महाराज तीसरे है। भाव में। हाँ, तो तीसरा भाव जो है वही फलादेश देना है तारा चक्र में। वसंत भाई समझ गए? हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, सर। आप मिक्स मत कीजिए, फिर आप वेद में जाएंगे, फिर आप तारा चक्र में जाएंगे, फिर आप गोचर में जाएंगे। इट विल कंप्लीटली कंफ्यूज, अच्छा, यू नॉट एक ही गोइंग लाइन टू, पकड़ के चलना है बेसिक। यू विल नेवर रीड प्रॉपरली। वी वांट टू रीड द प्रॉपरली horoscope properly, otherwise no meaning. ठीक है, अभी ठीक, मंजरी जी का क्वेश्चन है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। बोलिए। हाँ, एक मिनट, मैंने कौन अनम्यूट किया। हाँ मंजरी नमस्कार जी। सर। नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये हम लोग तारा चक्र के बारे में बोल रहे हैं अभी इस समय, तो हम लोग हम्म, अगर कोई प्रेडिक्शन करेंगे तो खाली तारा चक्र को ही पकड़ के करेंगे या सारी चीजें मिला के करेंगे उसको? खाली नहीं तारा नहीं चक्र जैसे तारा में देख लेते हैं ना दशा, हाँ, जनरली दशा भी नहीं पकड़ते नहीं हैं कि दशावध की आ रही है, किसी की आ रही है, और वो नौमांश में जाकर के आपके अच्छी तारा में चल अच्छा है उसमें चला गया है नौमांश में, तो क्या करेगा फिर? वो फर्क पड़ देन जाएंगे। नो नो 1 minute, हम्म। you are going to utilize tara chakra, हाँ। then only you have to travel upon the tara chakra. आप ओके। राजधानी में जा रहे हो और फ्रंटियर की बात मत करो। तो हमने जैसे तारा चक्र, तारा जो देख रहे हैं, जैसे मान लिया तारा चक्र में देख लिया, दशा आ गई, मान लो वध तारा की आ गई या प्रत्यरि कोई खराब तारा आ गई, तो उसको क्या खराब मान के चलेंगे या कोई नहीं, वेद से वन वो वन अच्छा भी हो वन जाता है? 1 minute, अभी हम्म। मुझे बताइए वध तारा में नक्षत्र कौन से आए हुए हैं, वो हमको पहले तलाश करना चाहिए। हम्म। वो दशा कनेक्टेड है क्या? जैसे पुष्य नक्षत्र में आती है तो वध तारा में आ गया, एज आ गई नहीं, ये पुष्य 67 वाला नक्षत्र बीच में का। शनि महाराज की दशा आती है, हाँ। उसमें वो 19 साल पूरा दशा नहीं कैलकुलेट होता मैडम। वहाँ पर दशा होती है, प्राण दशा भी होती है, प्रति अंतर दशा भी होती है, अंतर दशा भी होती है, और मुख्य दशा भी कहने का होती है जैसे मंगल आ गई, शनि वाले के लिए मंगल 7वीं दशा आती है, है। हाँ शनि वाले के लिए 7वीं दशा वध तारे में, तो हाँ। क्या मंगल की दशा उसके लिए क्या खराब कर सकती, कैसे नहीं, खराब वन करेगी? मिनट, अगर आप तारा हम्म। चक्र के ही बात कर रहे हैं, मंगल हाँ, का खाली भी तारा चक्र को कैसे पकड़ेंगे? तो हाँ जी। उस मौके पर मंगल की दशा जो है वो हम्म। 7 आवर्स की है, 7 ईयर्स की है। तो हाँ जी। 7 ईयर्स में देर आर 9 स्लॉट। हाँ जी। इन 7 ईयर्स में 9 स्लॉट है, तो सबसे बड़ा स्लॉट जो है वो हाँ। शुक्र का है। हाँ उसके जी। बाद में शनि का है, हाँ। उसके बाद में राहु का है, उसके बाद में हाँ। गुरु का है। तो हम्म। उस तरह पे प्रेजेंट पोजीशन में उसका अंतरदशा या प्रति अंतरदशा किसकी चल रही है अभी? मंगल में, हाँ। कभी कभी प्राण दशा के अंदर 12 घंटे की दशा होती है, अच्छा अच्छा। 9 घंटे की दशा होती है। हाँ जी। इन दैट 9 आवर्स समथिंग विल हैपन बिकॉज इट वध तारा। हम्म। तो ऐसा आप है। वो पीरियड निकाल सकते हैं हम लोग देख के कि ये यस, पीरियड खराब हो सकता है, अगर कोई दैट्स हॉस्पिटल वाई। गया है या कुछ हो गया है तो हाँ ये दिन हाँ हाँ, खराब है या वो अच्छा मूल है, ये कुंडली के निकालने के आधार लिए पर ही हमको वो सब कुछ भुगतना पड़ता है। कैलकुलेशन से जो आपने बताया 21 दिन, 41 दिन, और ये 5 दिन, यस 3.5 दिन चलता है जब यस दशांतर यस आएगी, उसी यस। से स्लॉट निकाल लेंगे जितना छोटा होता जाएगा। वो तो आप डेज। जब भी क्लाइंट आपका देखेंगे तभी आपके पास पंचांग रहेगा या हम्म। कंप्यूटर रहेगा, उस आधार पर आप देख सकते हैं। तो जब तक वेद, मतलब कोई वेद वो तभी होगा, नहीं, अदरवाइज अभी अगर वेद अच्छा की बात होगा नहीं, तो नहीं बचा नहीं, भी वेद लेगा। वेद वेद अभी नहीं होता है मैडम। अच्छा, इसमें वेद नहीं लेते हैं, खाली तारा के इसमें तारा देख लेंगे। तारा चक्र से वेद का को कार्य संबंध नहीं है। अभी ओके। वसंत भाई को जो मैंने बताया, अच्छा अच्छा, वो खाली तारा है तो हम खाली तारा देखेंगे। हाँ, तो डोंट मिक्स इट। नहीं, मान लिया तारा खराब चल रही है लेकिन वेद वहां पर अलग से देखा नहीं गया नहीं, अच्छा तो चल रहा है, तो वेद का दोनों को नहीं मिला नहीं, देंगे। 1 मिनट मैं हाँ इसीलिए जी। बोल रहा हूँ, आप हवाई जहाज से घूम रहे हो या राजधानी से घूम रहे हो?
जमीन में चल नहीं रहे हैं, पैदल चलेंगे। बस। आप एक बात बताऊं मंजरी जी, हाँ। आप अभी है ना प्रिडिक्शन सोच रही हो, प्रिडिक्शन सोच नहीं, रही हो, इसलिए आप दशा को जोड़ने की कोशिश कर रही हो। देखिए कुछ तो पढ़ा है तो कुछ, अब आप पढ़ा रहे हैं तो कहीं छोड़ेंगे तभी तो याद रहेगा, नहीं तो पर सर भूल मैं क्या जाएंगे ना सब बोलता हूँ, पढ़ जब लेंगे। हम प्रिडिक्शन के स्टेज पे पहुंचेंगे पाठ्यक्रम में, आप देखो ये ऐसा है ना कि पाठ्यक्रम में जो मतलब क्रमवार जाएंगे ना तो क्लैरिटी बेहतर नहीं, होगी। क्रमवार समझ रहे हैं, जैसे भी अब चंद्रात बिंदु वाली भी बात पूछने वाली थी, अभी तो हम लोग गए नहीं उसमें, कि उसमें नाम जो लिखे हैं उसी कुंडली में क्या नाम से लिखेंगे, जैसे आपने चक्र में बनाया हुआ है कुंडली अभी दिखाई थी जो, कि लग्न वही बनी है, आपने बिंदु लिखे हैं जो मैडम 10वां 12वां नक्षत्र मैडम एक वाले। रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। हम्म। आपको शायद ये चीजें आती हैं, हम लोगों को बिल्कुल नहीं आती। आप इतना आगे जंप करेंगी ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लीज, जब सर उस चीज के बारे में पढ़ाएंगे ना, तब चलिए आप कोई पूछिए, तो बात ये नहीं है, चीज मैंने हमें बड़ी हेल्प करेगी। तारा ही मैं जा रही थी कि तारा को क्या इसके साथ जोड़ेंगे या अलग अलग चलेंगे, मेरा लेकिन कहना अभी है दशा नहीं। पे सर आए नहीं है ना, जब आएंगे दशा तब जोड़िएगा। दशा का संबंध ही नहीं आता है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। आपको ट्रांजिट ही देखना है। अगर उसके बाद में ट्रांजिट, मैंने आपको तीनों ग्रह के ट्रांजिट बताए, कि सूर्य का ट्रांजिट बताया मैंने आपको, शनि महाराज का ट्रांजिट बताया मैंने आपको, गुरु का ट्रांजिट बताया। तो इट इज कनेक्टेड विद द तारा चक्र व्हेन यू वांट टू प्रेडिक्ट अकॉर्डिंग टू तारा चक्र, दैट्स ऑल। उसके अंदर आप सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु या वेद, डोंट मिक्स इट, नॉट परमिटेड, इज अ सेपरेट चैप्टर। तो मंजरी जी में तो वो आपको दिमाग घूम गया कि क्या सब जोड़ देंगे हाँ, या अलग चलेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं। है। ठीक ठीक। ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात। थैंक यू। मैंने कहा चक्रवर्ती मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने म्यूट कर दिया उनको, उन्होंने बोल दिया, हाँ, उनको क्लियर ठीक हो। है, चलो ठीक और है, सर अभी नेक्स्ट। आज कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, अभी तारा चक्र इनका क्लियर हुआ तो ठीक है, हाँ, अदरवाइज बाकी अगर कोई वापस क्वेश्चन नहीं है। तारा चक्र कहाँ गया हाँ, जब, बाकी कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अभी। तारा चक्र का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। तो विद इन 4 days नेक्स्ट क्लास तक उसका अभ्यास करें। कुंडली वही भेजी है वही अभी ऐसा आप करें। आपने। हाँ, तो वही है कि अभी मैंने ग्रुप में मतलब सब चीजें शेयर कर दी, यस, जो करेक्ट। इनको जो भी चीजें चाहिए, हाँ हाँ, यस, इनको जो करेक्ट। भी चीजें चाहिए, जैसे ऐप फिर से दे दी, तारा चक्र ओके, का एक्सप्लेनेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, मतलब जो भी अपने। स्टडी मटेरियल दे दिया है आपने। तो आप अभी 4 दिन इसका पूरा अपने को अभ्यास करना है, और यस, संडे को 7 बजे से पहले ज्वाइन हो जाना है आप लोगों को। मतलब मैं यहाँ क्लास चालू करूँ, बाद में मुझे फोन आएंगे, मैं कैसे करूंगा हैंडल उनको कि भाई मतलब ये नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन अभी। वो 7 बजे का टाइम ग्रुप में लिखा है, और पैसा भरने के बाद भी देखियो सिंसियरिटी की 34 लोग हैं, जबकि पैसा आया है कुछ मेरे ख्याल से 47 या 46 लोगों के। तो अगर वो पैसा दे के भी सिंसियर नहीं है, इनका कुछ नहीं कर सकते कोई। और दूसरी बात, आप लोग जो टाइम बताए, हम लोग मतलब ग्रुप में डालें, उस टाइम से पहले आपको ज्वाइन होना है, 10 मिनट पहले। तो ताकि मतलब कुछ उस टाइम प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाए। मैं और आप लोग मुझे मैसेज या फोन मत कीजिए। मैं 7 बजे लिखा है तो मैं 6:50 6:55 को ही ज्वाइन करूंगा। तब तक आप लोगों को वेटिंग रूम रखा ही नहीं है, मैं साइन इन करके रख दूंगा आगे से 6:30 बजे। तो प्लीज मतलब वो थोड़ा डिसिप्लिन से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी टाइमली ज्वाइन नहीं होंगे तो रिकॉर्डिंग तो है ही, फिर आपने पैसे दिए तो रिकॉर्डिंग तो मिलने वाली है। यस, यस, और एक बात, अभी हम लोग सिक्योर्ड ऐप के थ्रू लॉगिन करके उधर उधर ही करेंगे, अंदर तो जूम ही रहेगा। लेकिन ये जो खुली लिंक है ना, वो जो कोई किसी को भी फॉरवर्ड कर सकता है, वो नहीं हो पाएगा। आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी, उसके क्रेडेंशियल अकॉर्डिंगली ही उसमें आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये जो व्हाट्सएप में लिंक में दूंगा तो भी आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, और अपना जो भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो ओटीपी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो कृपया टाइमली कर लेना, नहीं तो अभी तो जूम है तो कुछ मतलब थोड़ा बहुत भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, वहां पे दिक्कतें हो सकती है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं सर। जय श्री जैसी कृष्ण। इच्छा। थैंक यू अभी सर। ऐसा है, बता रहा हूँ, मेरा एक 5000 वाला जो नंबर है ना,
9076005000 वो ऐड कर दीजिए। उसी से मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना,